Hi friends, welcome to IXMB. I hope you are healthy and you are preparing well for examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 2 एंड 3 अक्टूबर 2022। जैसा कि आपको पता है 2 एंड 3 अक्टूबर इज द वीकेंड एंड ऑल्सो 2 अक्टूबर गांधी जयंती होने के चलते न्यूज बहुत ही कम है, सो दिस वुड बी वेरी शॉर्ट लेक्चर, राइट? बट वी आर गोइंग टू कवर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू वुड realize when we start. So let's begin with the first piece of news. But before that, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं इस लेक्चर की पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, पहला चीज। दूसरा, शाम को हमारे वेबसाइट बीपीडीआर को डाउनलोड करो xmb.com से, so that when you are watching this you can also revise it, right? And bpdia has accomplished itself as one of the sources जहां पे you would find more than 90% of the question from BPedia, and you can go to the YouTube channel to check how we have covered through our course through BPedia. The most of the questions are covered, right? So शुरू करते हैं। पहला न्यूज है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो है ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसके डैशबोर्ड को लॉन्च किया और उन्होंने टोटल 12 अवार्ड दिया। तो जो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड है विथ, इसमें क्लीनेस्ट सिटी में भी दो कैटेगरी, एक है पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख कैटेगरी, एक है पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख कैटेगरी। तो पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख कैटेगरी में इंदौर फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम पहला नंबर पे है। मतलब आप बोल सकते हो इंदौर सच में बहुत आगे निकल गया है। इट्स द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग, सूरत को सेकेंड टाइम, इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत कहां पे है? सूरत है आपका गुजरात में। तो सूरत सेकेंड टाइम इन ए रो है। महाराष्ट्र का नवी मुंबई इज द न्यू इन द थर्ड स्पॉट, राइट? अगर हम क्लीनेस्ट सिटी लेस देन 1 लाख की बात करें तो पंचगनी जो कि महाराष्ट्र में है इज एट नंबर 1। एक है कराद, ये भी महाराष्ट्र में है, इज एट नंबर 3। पाटन, ये एक छोटा सा शहर है छत्तीसगढ़ का, मतलब जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है उनका घर पाटन में है। सो पाटन एक बहुत ही छोटा शहर है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट हैज कम सेकंड इन दी लिस्ट, ठीक है? अगर हम अदर रैंकिंग्स की बात करें तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो तिरुपति है उनको क्या अवार्ड मिला? तिरुपति सिटी को सफाई मित्र सुरक्षा, बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा। अगर हम हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है उसकी बात करें तो हरिद्वार को मिला है दी बेस्ट गंगा टाउन इन मोर देन 1 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी, ठीक है? शिवमोगा इन कर्नाटका रिसीव दी फास्ट मूवर सिटी अवार्ड। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो देखो इंदौर जो है वो इंडिया फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। मतलब एक्चुअली में क्या है, इंदौर अपने गार्बेज को बेचता है एंड कंप्लीटली उसको रिसाइकल के लिए भेजता है, तो वो गार्बेज फ्री सिटी तो होना ही है उसको। While Surat, Bhopal, Mysuru, Navi Mumbai, Visakhapatnam and Tirupati earned 5-star garbage free certification. तो ये 7 स्टार 5 स्टार आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन उठा के आपको तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि 7 स्टार कौन है, तो भैया आंसर क्या होगा? इग्नोर। अगर आपको 5 स्टार में पूछ लिया तो देखो ये सारा सिटी का नाम आपको याद रखना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। या यहाँ पे एक सवाल ऐसे भी बन सकता है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी 5 स्टार गार्बेज सिटी। आपको ऑप्शन में दे देगा सूरत, भोपाल, मैसूरू, विशाखापट्टनम और दे देगा भुवनेश्वर। तो नॉट पूछा है तो आंसर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। तो ये दो तरीके का सवाल जो बनेगा ना उसके लिए आपको ये पूरे सिटी का नाम याद तो रखना पड़ेगा। सो देयर इज सम पॉइंट ऑफ पेन, बट आप वरी क्यों कर रहे हो ना? व्हाई टू वरी? वी आर पुटिंग द वीडियो टू वॉच अगेन। वी आर आस्किंग यू टू रिवाइज इट फ्रॉम द बीपीडिया सो दैट यू क्रिएट ए विजुअल मेमोरी। मैं तो हमेशा विजुअल मेमोरी की बात करता हूं। मतलब आई एम नॉट इन ए फेवर ऑफ मगिंग अप। हम वो बचपन में करते थे एंड वो बचपन का काम बचपन में छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। What we have to do now is the smart work because you want to be an officer in the public space. So वहां पे smartness is the key. So you can't mug up the things. What you can do is create a visual memory. Revise करो, visual memory तो बनना ही है। मतलब that is how our brain is made, right? हम जितना रिविजन करेंगे हमको उतना याद रहेगा। So no worries about it. किसी का ब्रेन अलग नहीं है, सबका एक जैसा है। हाँ ये है कि किसी को 5 बार करने से हो जाएगा तो किसी को 10 बार करना पड़ेगा। सो दैट डिपेंड्स कि हाउ यू डू इट। तो अब चलते हैं कुछ और हाइलाइट्स को देखते हैं, स्टेट स्पेसिफिक हाइलाइट्स को।
तो मध्य प्रदेश emerged as the cleanest state in more than 100 urban local bodies. अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, the cleanest city of the previous 3 year to second place. महाराष्ट्र emerged as third cleanest state. अगर हम तिरुपति की बात करें, तिरुपति emerged the cleanest state in less than 100 urban local bodies category. ठीक है, और तिरुपति को किसने हटाया? झारखंड पहले था, झारखंड से अभी तिरुपति आगे चला गया, which has won in the last 2 consecutive year. ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और ये जो सर्वेक्षण है इसमें पार्टिसिपेट 4355 सिटीज ने किया है। सिटीजन्स के फीडबैक के ऊपर ये बनाया गया है। 22 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरी को अवार्ड मिला है। उसमें से 8 स्टेट ऐसा है जिनको 10 से ज्यादा अवार्ड मिला है। तो देखो ये छोटा छोटा चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, 2 गंगा टाउन को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है एक दूसरा चीज कि इस सर्वेक्षण के फंक्शन के समय एक और चीज हुआ। द थीम ऑफ द ऑडियोविजुअल सॉन्ग गर्व, आप ये नाम याद रख लो। reiterating the pride in the goals attained so far and pride in finishing the unfinished 2, and featured various celebrity ambassadors of missions such as PV Sindhu and Mithali Raj. ठीक है, the song is an effort to reinvigorate people to carry forward the स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.2 जर्नी इन दी डेज है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। तो आपको याद होगा युवा स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था फॉर द एस्पायरिंग ऑथर्स। तो अभी युवा 2.0 प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है, बिकॉज to train young and budding authors below 30 years of age in order to promote reading, writing, book culture in the country and project India and Indian writing globally. ठीक है, तो ये स्कीम अनाउंस 2 अक्टूबर 2022 को हुआ। इसमें टोटल 75 ऑथर्स का सिलेक्शन होगा। The received proposal would be evaluated 1 December 22 to 31 December 2023 में। The winner will be announced on 28 Feb 2023. The young author will be trained by eminent authors mentors from 1st March 2023 to 31st August 2023. Under the mentorship, the first set of published book will be launched on 2 October 2023. तो ये सारा चीज आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑफ आरआरबी लिस्टिंग। तो देखो जो आरआरबी है, मतलब रीजनल रूरल बैंक है, इनका आईपीओ की बात बहुत समय से चल रहा था। तो अभी एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू हो गया है। ड्राफ्ट गाइडलाइन ये बोलता है कि उनका नेटवर्थ एटलीस्ट 300 करोड़ होना चाहिए प्रीवियस 5 ईयर में। ठीक है, कैपिटल एडुकेसी एट मिनिमम लेवल 9% से ज्यादा होना चाहिए प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का। ठीक है, उनका जो बुक्स है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मिनिमम 15 करोड़ फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स आउट ऑफ द 5 ईयर। मतलब देखो 5 साल देखा जाएगा, 5 साल में से कोई भी रैंडम 3 साल में अगर ये 15 करोड़ से ज्यादा इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है तो दे आर एलिजिबल। मतलब ये एलिजिबिलिटी चेक है, सीधी सीधी बात। देन दे शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड लॉस, इक्विटी ऑफ मिनिमम, रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 10% इन दी कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स होना चाहिए, इन 3 ईयर्स आउट ऑफ दी 5 ईयर। मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट। सॉरी, मैंने शायद कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज किया, दैट इज नॉट राइट। मतलब 5 साल का चेक किया जाएगा, उसमें 3 साल उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो मिनिमम तो 10% होना चाहिए, ऊपर है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर हम आरआरबी की बात करें तो ये डिसीजन लेगा कौन आईपीओ की? ये लेगा स्पॉन्सर बैंक। कौन लेगा? स्पॉन्सर बैंक लेगा। ठीक है, रेशियो क्या होता है? 50, 35, 15। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ये 50% आरआरबी का ओनरशिप किसके पास है, 35 किसके पास है, 15 किसके पास है? ठीक है, ट्राई टू पुट थिंक ऑन थिंक। मतलब ये बहुत पुराना चीज शायद मैंने पूछ लिया। अगर आपने हाल ही के दिनों में आरआरबी के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शायद पता नहीं होगा। डोंट गूगल इट, बट यस ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में तो आई विल मॉनिटर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स। सबसे पहला है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो देखो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, एक ये बॉडी है किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने क्या लॉन्च किया
टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ऑन 1 अक्टूबर 2022। अब इसको क्यों किया गया? टू फंड R&D इन रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। सिंपल सा बात है, रूरल एरियाज में, क्योंकि देखो इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, 4G नेटवर्क भी अच्छा खासा है, तो इसका लाभ रूरल इंडिया में कैसे मिले? देखो डायरेक्ट बेनिफिट मतलब क्या, रूरल इंडिया को कैसे डिजिटल मिशन से जोड़ा जाए, सो दैट है ना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डिसमिनेट किया जा सके फॉर सिनर्जीज अमंग एकेडमिकिया, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको सवाल पूछ सकता है किसने किया, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में है, कब किया, तो सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है 97 ट्रेसिंग डे। तो किसका था? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 97 ट्रेसिंग डे था। ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ NMCG अप्रूव्ड 14 प्रोजेक्ट। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 14 प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है। कौन? एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो कि मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसको मॉनिटर करता है। कितना रुपए के लिए? 1145 करोड़। ठीक है, 1145। तो ये आपको याद रखना है। अभी बाकी डिटेल्स आपके सामने हैं, बट इतना डिटेल्स आपको मतलब अगर याद होता है तो फाइन, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स पे। वो है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। तो ये शायद आपको पता होगा कि इंडियन रेलवे में ये एप्लीकेबल है। तो मिलता है इक्विवेलेंट टू 78 डेज वेजेस टू एलिजिबल नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग RPF पर्सनल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। मतलब ये तो ऑलरेडी था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड। ठीक है, तो आपको 78 डेज ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि कितने डेज के लिए वो पे वेरिएबल उनको मिलता है। स्वच्छ भारत 22 कैंपेन, तो जो यूनियन मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के लिए अलग से उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, स्वच्छ भारत 22 कैंपेन फ्रॉम प्रयागराज। तो ये आपको याद रख लेना है। इंडिया फ्रीडम रन 3.2, तो इसको भी लॉन्च किया गया। किरण रिजिजू एंड अनुराग ठाकुर ने इनको लॉन्च किया है ऑन गांधी जयंती। ठीक है, एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद कर लेना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, वो है इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। आज भी न्यूज ज्यादा नहीं है, सिंस हॉलीडेज आर गोइंग ऑन, सो देयर इज वेरी लेस न्यूज। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का डेटा आ गया है। दिस इज द प्रिलिमिनरी डेटा, राइट, नॉट द फाइनल डेटा फॉर द अप्रैल टू सितंबर 21-22, मतलब करेंट फाइनेंशियल ईयर का। अगर हम अप्रैल से सितंबर की बात करें तो USD 229.05 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, एन इंक्रीज ऑफ 15.4% ओवर 198.25 बिलियन लास्ट ईयर। तो यहां पे हमको ये देखना है कि 15.54% का ग्रोथ हमारे एक्सपोर्ट पे है। दिस इज रियली वेरी गुड। 15% एक्सपोर्ट मींस इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर इज वेरी गुड डेटा। बट द प्रॉब्लम हियर इज द डेफिसिट। मतलब देखो यहां पे डेफिसिट कितना हो गया है, हम जिस लेवल से एक्सपोर्ट ग्रो कर रहे हैं, हम इंपोर्ट भी उससे दुगने लेवल पे कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस हमारा जो डेफिसिट है वो वाइड होता जा रहा है। नाउ व्हाट इज डेफिसिट? सिंपल से अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, एक्सपोर्ट से देखो, एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है, हमारा सामान बाहर के देश में जा रहा है, राइट, एंड बाहर के देश में जब जा रहा है, बाहर के देश से क्या आ रहा है? डॉलर आ रहा है। एक सिंपल टर्म्स में समझते, इंपोर्ट का मतलब बाहर के देश से हम सामान मंगवा रहे हैं और इन रिटर्न हम डॉलर बाहर पे कर रहे हैं। तो जब हम डेफिसिट होता है, डेफिसिट क्या होता है? जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से, मतलब हमको ज्यादा डॉलर पे करना पड़ता है, और जब ज्यादा डॉलर पे करना पड़ता है तो हमारा इंपैक्ट किस में आता है? फॉरेक्स रिजर्व में आता है, राइट। तो ये चैलेंज इंडिया के सामने होता है, बिकॉज इंडिया का जो डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है। अब देखो डेफिसिट मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स में जो बड़ा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा एक्सपोर्ट बड़ा है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट विल बी दी डेफिसिट, एक सिंपल भाषा में। हाँ, इसमें अगर हम टेक्निकलिटीज की बात करें तो अलग अलग डेफिसिट है, अलग अलग उसके फॉर्मूलाज है, राइट, बट मैंने आपको बेसिक एंड सिंपल तरीके से समझाया। अगर हम एक्सपोर्ट नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि देखो पेट्रोलियम एंड जेम्स प्रोडक्ट तो हम हमेशा से ही बहुत ज्यादा करते रहे। द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी
इन अप्रैल सितंबर वाज USD 158 बिलियन। मतलब ये बहुत दिस इज समथिंग पॉजिटिव, राइट? क्योंकि देखो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बहुत भेजते थे बाहर। मतलब होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में उसका जो फिनिश्ड गुड्स बना के हम बाहर भेजते हैं। अब क्रूड ऑयल का फिनिश्ड गुड्स क्या हो सकता है? पेट्रोल, डीजल, गैसोलाइन, उसके बाद तुम्हारा ऑयल, शेल ऑयल, फिर कुछ पेट्रोलियम और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सारा चीज होता है, तो उसमें से हम कुछ कुछ चीज ना बाहर भी भेजते थे, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरी है ना। तो वो रिफाइनरी से रिफाइन करने के बाद हम उसको बाहर भेजते थे। नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स की बात करें तो जेम्स इंडस्ट्री में भी सेम है। मतलब हम गोल्ड इंपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन उसका हम ज्वेलरी बनाते हैं, अलग अलग चीज बना के हम उसको बाहर के देशों में भेजते हैं। इवन हम जिन देशों से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उन्हीं देशों को हम फिनिश प्रोडक्ट्स भेजते हैं, राइट? तो अगर हम नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स की बात करें और ज्वेलरी की बात करें, क्योंकि ज्वेलरी में भी हम बहुत आगे थे शुरू से, तो हमारा 158.68 बिलियन होता है और 5.5% मतलब 5.53 का इंक्रीज हुआ है। तो वहां पे भी वी हैव शोन ए वेरी गुड रिजल्ट। मतलब यही है यहाँ का टेक अवे एंड ए पॉजिटिव नोट। India has achieved merchandise export of 32.62 billion in September 22 with a decrease of 3.52 over USD 33.81 billion पिछले साल हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है फॉर द इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है प्रचंड। अब प्रचंड क्या है? प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। देखो LCH, ठीक है, और तेजस क्या है? LCA। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है, राइट, मतलब उसको तो हम यूजुअली फाइटर प्लेन बोलते हैं, लेकिन दैट इज ए एयरक्राफ्ट, राइट? वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कहलाता है। सो वो फाइटर एयरक्राफ्ट को LCA बोला गया था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन ये जो प्रचंड है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसको किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। और इसमें जो ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल। मल्टी रोल मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रोल परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्राउंड सपोर्ट चाहिए तो ये ग्राउंड सपोर्ट दे सकता है। अगर कहीं पे गोलीबारी करना है तो ये अपने विंग्स में, है ना, 200 mm 70 mm के कैलिबर गन्स लगे हुए हैं, वो गन से ये फायर कर सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये मल्टी रोल बन गया है, राइट? मल्टी रोल का मीनिंग ही वही है। फिर ये हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकता है, लो एल्टीट्यूड में इन्फेंट्री सोल्जर्स को मूव कर सकता है। सो दिस इज ए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल के दिनों में इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट कर लिया है एंड एक नया हेलीकॉप्टर यूनिट उन्होंने बनाया है, 143 हेलीकॉप्टर यूनिट। तो ये आपको याद रखो। देखो, ये प्रचंड आपको याद रह जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसका इंजन, ये ट्विन इंजन है। इसका जो इंजन है वो फ्रांस के कंपनी से मिलके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। बट दैट इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इसको सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने किया है एंड उन्होंने एक नया यूनिट रेस किया है। आपको सीधा सीधा पूछ देगा ना, प्रचंड इज इंडक्टेड इन IAF इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, और नेम द न्यू हेलीकॉप्टर यूनिट क्रिएटेड फॉर प्रचंड, ऐसा टाइप का आपको सवाल पूछ देगा। तो 143 हेलीकॉप्टर यूनिट ये आपको याद रखना है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 15 LCH फॉर 3887 करोड़ और अबाउट 260 करोड़। तो देखो, ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पे अगर 3800 की जगह 5000 करोड़ भी खर्चा करना पड़े ना तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये देश का पैसा देश में है। मतलब एक देश की कंपनी के पास जा रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास जा रहा है। हाँ, ये है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स जरूर से बाहर से आए होंगे। फॉर एग्जांपल, है ना, जो क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंजन और मे बी विंग्स और मे बी कैलिबर गन्स, मतलब कुछ ना कुछ तो होंगे। बट है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इज इंडियन। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट्स तो जरूर बाहर के हैं। बट वो डिटेल्स डिफेंस का है बोल के इतना बाहर नहीं आता। बट इन केस ऑफ, इफ यू रिमेंबर, इन केस ऑफ तेजस, somewhere around 84% of the components are Indian। कुछ 16% ही component बाहर से मंगवाया गया था उसके लिए। तो 84% is also a good number। तो हाल के दिनों में एयरफोर्स ने बोला कि 65% वो करेंगे एंड 97 आर्मी करेगी। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो
है यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो देखो ये मंथली डेटा है, एज सच आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कितने को क्रॉस किया है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये 11,16,438 करोड़, ठीक है, इतने के वैल्यू को ये क्रॉस कर चुका है। शुरू ये 0.38 से अपना सफर किया था, आज कहां तक पहुंच गया है। सो यस, यूपीआई इज वन ऑफ द फेवर्ड मोड। डेटा किससे आया है? डेटा एनपीसीआई से आया है। एनपीसीआई कौन है? जो यूपीआई नेटवर्क को चलाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नोबेल प्राइज। तो देखिए जो स्वीडिश साइंटिस्ट है, इनको ह्यूमन एवोल्यूशन में, मतलब इनको नोबेल मिला है मेडिसिन में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मतलब आप ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ के इसको एंथ्रोपोलॉजी ना सोच लो, तो ये आप याद कर लो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सावंते पाबू, ठीक है, सावंते पाबू इनका नाम है। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या है, देखो जो ह्यूमन एवोल्यूशन में ना, एक तो मॉडर्न ह्यूमन है, एक है निनेंडर्स, एक है डेनिसोवान्स। तो ये दोनों एक्सटेंशंस है, मतलब वी आर दी क्लोज कजिन, हम मॉडर्न ह्यूमंस क्लोज कजिन है निनेंडर्स एंड डेनिसोवान्स के। तो स्कल में चेंजेस देखो, मतलब इनका जो स्कल था ये थोड़ा बड़ा था, डेनिसोवान्स का बड़ा था, उसके बाद निनेंडर्स आया, देन दी होमो सैपियंस, मतलब इनको होमो सैपियंस नहीं बोला जाता है, ये निनेंडर्स एंड डेनिसोवान्स को। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्रू जीनोम सीक्वेंसिंग मॉडर्न ह्यूमन के डीएनए को इनके डीएनए से कंपेयर कर सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट इन एक्सटेंशंस। तो ये है इनका रिसर्च, राइट। तो अगर हम एक सिंपल फोटो में देखें निनेंडर्स और हम में क्या डिफरेंस है, तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो। देखो इतना डिटेल्स आपको नहीं जानना है, बट यस टू बिल्ड एन इंटरेस्ट, कई बार होता है ना, अरे इन्होंने क्या किया है वो हम जान लेते हैं, दैट इज व्हाई वी आर जस्ट पुटिंग ए फोटो। तो ये इग्नू के हिस्ट्री में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इवन व्हेन आई वाज मेकिंग, तो मुझे भी वहां का लिंक मिला एंड आई गॉट टू नो मोर अबाउट इट। सो जो निनेंडर्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस है, इनके एक तो साइज में डिफरेंस है, इनके स्कल में डिफरेंस है, लुक एट दिस स्कल, हमारा राउंडेड है, होमो सैपियंस का इनका फ्लैट है। इनके जॉस बहुत बड़े बड़े होते थे, रीजन बीइंग क्योंकि ये ना थोड़ा वाइल्ड होते थे, मतलब आज हम पका के खा सकते हैं, लेकिन ये इनका एग्जिस्टेंस जिस समय अफ्रीकन में जो मोस्टली था, है ना, तब उतना ज्यादा पका के नहीं खाया जाता था, राइट। लोगों को पता, मतलब एक रीजन में पता था तो दूसरे रीजन में नहीं पता था, तो इन लोग ना कच्चा कच्चा ही खाते थे। सो जिस वजह से इनका जॉ बड़ा बड़ा होता था, राइट। इनके हाथ, द फिंगर्स वेयर लिटिल लॉन्गर, द आर्म्स एंड ऑल, ये भी थोड़ा सा इनका बल्कि होता था, बिकॉज ये वाइल्ड लाइफ में जीते थे, है ना, हमेशा पहाड़ चढ़ना, लड़ाई करना, वाइल्ड एनिमल से लड़ना, अपने खाने के लिए कहाँ कहाँ चले जाना, ये सारे काम करते थे। इसलिए ना इनका थोड़ा सा बॉडीली स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब वाइल्डिश शेप में था, स्मूथ शेप में नहीं था, जो आज के दिन में एक मॉडर्न ह्यूमन का स्मूथ शेप में है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल देता है ये डेटा। तो सितंबर के मंथ में ये 55.15 पे आ गया है फ्रॉम 56.2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो इससे ये दिखाता है, ये था 56.2, यहां से 55.1 में आ गया। दिस शोज लिटिल कॉन्ट्रैक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट द थिंग हियर इज दैट 50 से ऊपर है तो ये एक्सपेंशन ही दिखा रहा है। बट यस, अगर हम मंथ ऑन मंथ कंपेयर करें तो हम थोड़े से मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कॉन्ट्रैक्शन पे है। तो ये एविडेंट हो भी गया किस पे, मैं एक स्लाइड पीछे जाऊं, ये एविडेंट आप जब एक्सपोर्ट का डेटा फर्स्ट स्लाइड पे देखे थे वहां तो एविडेंट हो ही गया वो। अगर हम वन लाइनर्स की बात करें तो न्यू फ्लाइट रूट, तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है हमारे एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने एक नया रूट इनॉग्रेट किया है फ्रॉम द सिटी ऑफ फ्रॉम वन ऑफ द सिटी इन छत्तीसगढ़ बिलासपुर टू वन ऑफ द सिटी इन मध्य प्रदेश, दैट इज इंदौर, विच इज ऑल्सो द विच इज ऑल्सो द क्लीनेस्ट सिटी, राइट। हमने कल के न्यूज में ही देखा कि इंदौर क्या है, क्लीनेस्ट सिटी है फॉर द 6th कॉन्सेक्यूटिव टर्म। तो बिलासपुर और इंदौर के बीच में उन्होंने फ्लाइट लॉन्च किया है, ठीक है। अलायंस एयर उसको ऑपरेट करेगा। वर्ल्ड हैबिटेट डे, अगर वर्ल्ड हैबिटेट डे की बात करें तो थीम क्या है, माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड, नो पीस बिहाइंड।
तो ये है, ये कल के दिन में सेलिब्रेट किया गया है, मतलब आज 4 तारीख है तो ये कल 3 तारीख था, 3 तारीख को सेलिब्रेट किया गया है। बेसिकली ये जो माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड, नो प्लेस बिहाइंड, ऐसे थीम के पीछे का वजह है द सी क्राइसिस, ट्रिपल सी क्राइसिस, कोविड-19, क्लाइमेट एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 से पूरा दुनिया जूझा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा दुनिया जूझ रहा है, एंड कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम, तो ठीक है, चाइना ताइवान में भी थोड़े थोड़े इश्यूज बिल्डअप हो गए। सो ऑल दिस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इज डिस्टर्बिंग द हार्मोनी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। मतलब हार्मोनी तो पूरा पूरी नहीं बोल सकते, लेकिन यस, फूड चेन में प्रॉब्लम हो रहा है, फूड सप्लाई में प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोगों के मन में तो पीस नहीं आ सकता ना। सो इन दैट सेंस हार्मोनी। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो खादी फेस्ट 22 एग्जीबिशन, तो ये क्या है, देखो यूनियन मिनिस्टर जो नारायण राणे हैं, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, उन्होंने खादी फेस्ट एग्जीबिशन मुंबई में लॉन्च किया है। तो कई बार आपको ना जगह पूछ लेता है, सो यू शुड बी नोइंग ऑल दिस प्लेसेस मुंबई। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर की बात करें, वो है गूगल एक्सेलरेटर। तो गूगल एक्सेलरेटर जो है वो फर्स्ट क्लास 20 वुमेन फाउंडेड या को फाउंडेड स्टार्टअप को इनॉग्रेट कर दिया है, राइट? इंडियाज वुमेन्स फाउंडर प्रोग्राम, द फर्स्ट कोहॉर्ट वाज सिलेक्टेड फ्रॉम क्लोज टू 400 एप्लीकेशन। 400 एप्लीकेशन में से 20 एप्लीकेशन को गूगल ने सेलेक्ट किया है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे अनकैग ने डेटा दिया है, राइट? यूएन एजेंसी जो है अनकैग, उन्होंने डेटा दिया है, उन्होंने बोला है कि डिक्लाइन टू 5.7% से डिक्लाइन, मतलब पहले उन्होंने बोला था कि 8.12 ग्रो करेगा, अभी वो बोल रहे हैं कि 5.7 ग्रो करेगा। फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज इज एफएम रेडियो फेज 3 पॉलिसी गाइडलाइंस, राइट? सो मैं आपको बता दूं, आज का न्यूज भी बहुत ही कम है, बिकॉज आज बहुत सारे मेजर्स न्यूज़पेपर्स का रिलीज ही नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दशहरा, राइट? सो फेज 3 पॉलिसी गाइडलाइंस एफएम रेडियो, द न्यूज इज अबाउट द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट, ठीक है, of certain provisions contained in the policy guidelines on expansion of FM radio broadcasting service through private agencies, ठीक है? प्राइवेट एजेंसीज मतलब ये जो 93.5 रेड एफएम है, तो ये अलग अलग, ये लोग क्या है, प्राइवेट एफएम है, ठीक है? तो इनके कुछ पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेंड किया है अभी। तो क्या चेंजेस है, इस चेंजेस को हम समझते हैं। In this direction, the government has decided to remove the 3-year window period for restructuring of FM radio permissions within the same management group during the license period of 15 years. मतलब लाइसेंस 15 साल के लिए मिलता है और 3 साल का उनको विंडो मिलता था जहां वो रिस्ट्रक्चर कर पाते थे अपने ही ब्रॉडकास्टिंग, इसको मतलब जो उनको ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है? तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिमूव दिस वन, ये अभी हट गया है। तो इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स पे हम नहीं जाते हैं, हमको बेसिक से ये पता होना चाहिए कि इनका लाइसेंसिंग पीरियड 15 साल का और जो 3 साल का इनका विंडो था रिस्ट्रक्चर करने का, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ द रेडियो इंडस्ट्री टू रिमूव 15% नेशनल कैप ऑन द चैनल होल्डिंग। ये 15% का कैप भी इन पे हटाया गया है। An applicant's company can now participate in bidding for C and D category city with a net worth of 1 crore in place of 1.5 crore. मतलब C on category cities में अब ज्यादा प्लेयर्स आ पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस लोअर लिमिट, जो पहले 1.5 करोड़ था अभी वो 1 करोड़ पे लेके आया गया है। अगर हम इसके बेनिफिट्स को देखें, so these 3 amendments together will help private FM industry to fully leverage the economies of scale and pave the way for further expansion of FM radio and entertainment to tier 3 cities. I hope ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है BSNL अपडेट। तो देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक कैबिनेट मीटिंग के थ्रू 26,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया है, किसको, BSNL को, बट ये डायरेक्ट एलोकेशन नहीं है, इसको एलोकेट किया गया है टू इंस्टॉल 50,000 टेलीकॉम टावर्स। तो देखो, ये डायरेक्ट एलोकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि दिस अमाउंट विल बी स्पेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो मतलब ये जो 26,000 करोड़ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से खर्चा होगा। मतलब सेंटर ने, यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट ने BSNL में नहीं दिया है, राइट? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ये पैसा जा रहा है, ठीक है, BSNL को टू इंस्टॉल दी टावर।
सो अभी इससे होगा क्या, दे विल हैव ए लेवल प्लेइंग फील्ड विद दी एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरपीएफ ऑपरेशंस। तो देखो सितंबर के मंथ में आरपीएफ ने इतने सारे ऑप्शंस चलाए, ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन मिशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मैत्री शक्ति। ठीक है, तो सेवा किससे जुड़ा है, बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन डिग्निटी ये भी बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग अलग है ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि कौन से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे ऑपरेशन आप सेवा सुन लिए तो कई बार आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऑपरेशन चलाया किसने, आरपीएफ ने, मतलब वो लॉजिकल आप ये नहीं कर पाओगे, है ना। जो हम करते हैं ना ऑड वन आउट, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जगह पे आपको सब ऑपरेशंस का नाम मिल गया है, इसको आप देख लो। बाकी इस ऑपरेशन के अंदर में क्या क्या हुआ है उतने डिटेल्स में हमको नहीं जाना है, बस आपको इतना जान लो ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से कि ये सारे ऑपरेशंस रेलवे पुलिस फोर्स ने चलाया, आरपीएफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नोबेल प्राइज। तो जैसा कि कल के न्यूज में आपने देखा था, मेडिसिन में नोबेल प्राइज डिक्लेयर हो गया है, राइट। तो अभी ये फिजिक्स में हुआ है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज बीन अवॉर्डेड टू एलियन एस्पेक्स, ये है, जॉन एफ क्लॉसर, ये है, एंड एल्टन जेलिंगर, ये है। ठीक है, फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। अब ये क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस क्या है इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, बट हाँ ये आप जान लो कि ये फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 3 साइंटिस्ट ने शेयर किया है, एंड फॉर देयर वर्क क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, एंड तीनों का नाम आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। सबसे पहला है हर स्टार्ट। तो देखो इसको अलग अलग पढ़ो, हर स्टार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है हर स्टार्ट। ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड इनॉग्रेट्स एंड लेस फाउंडेशन। तो उन्होंने और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम के फाउंडेशंस लगाए हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो वो हम अभी ये नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये समझते कि ये जो हर स्टार्ट है, ये 2 चीज याद रखना है आपको कि ये क्या है। तो ये है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। दूसरा, इसको लॉन्च किसने किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ एमओयू को देखते हैं। तो एक एमओयू साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, न्यू दिल्ली में। क्यों, क्योंकि जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, एंड इसको पूरे दुनिया भर में मनाया जाएगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया। तो पूरी दुनिया भर की नजर इंडिया में रहेगी कि इंडिया क्या कर रहा है। तो इस रिगार्ड्स जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना अपना काम शुरू कर रही है, एंड उसी के रिगार्ड ये भी 1 स्टेप है, एंड इन्होंने एमओयू कर लिया है, राइट, टू प्रोमोट द मिलेट्स, टू प्रोमोट द मिलेट्स, ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फ्लाइट रूट। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो उड़ान स्कीम के तहत जबलपुर इंदौर जबलपुर, इन्होंने एक रूट, पहला रूट इनॉग्रेट किया है। दूसरा इंदौर ग्वालियर इंदौर, सेकेंड रूट किया है। थर्ड किया है बिटवीन कोल्हापुर एंड मुंबई। ठीक, तो कई बार ना ये पूछ लेता है, क्योंकि देखो ये रूट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्कीम, कि ये स्कीम के तहत हो रहा है ना, तो शायद आपको पूछ सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर न्यूज आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो ना, एन अपडेट ऑन दी उड़ान स्कीम, पूरे देश का हर नागरिक। तो वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखो आप जब अगर नए नए पढ़ रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि मेरे को ये भी याद रख लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं याद रखना है, हाँ, लेकिन ये स्कीम से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, मतलब इंदौर तो बड़ा सिटी है, बट जबलपुर एक टीयर 2 सिटी है, मतलब एक टीयर 2 सिटी को एक बड़े सिटी से जोड़ना पूरे देश का हर नागरिक में है। तो कल के दिन में हमने देखा था, है ना, एक और रूट को इनॉग्रेट किया गया है। सो वैसे ही ये सारा इनॉग्रेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है अपॉइंटमेंट। तो देखो 2 अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। संजीव किशोर, वो न्यू डायरेक्टर जनरल बने ऑर्डिनेंस के, ठीक है, ऑर्डिनेंस बोर्ड के। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, नॉट राजीव, इन्होंने
डायरेक्टर जनरल क्या बन गए, ESIC। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे अगर हम कुछ मर्जर की बात करें तो ये जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड है एंड बंगला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो देखो ये जी एंड ये बंगला एंटरटेनमेंट ये दोनों सेम ही है, राइट। ये जी नेटवर्क ऑपरेट करता है, ये बंगाली चैनल जी बंगला ये सब चैनल्स को ऑपरेट करता है विथ क्लूवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड CME विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो क्लूवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है ये वोली ओन सब्सिडरी है किसका, सोनी ग्रुप का। मतलब सोनी ग्रुप का मतलब जो आप सोनी लिव ऐप प्ले स्टोर पे आप देखते होंगे जिसमें कुछ पॉपुलर शोज जैसे KBC है ना, इंडियन आइडल, वे सब आते हैं, तो वो सारे वो जो ऐप है ना, इस कंपनी का है। ये कंपनी वोली ओन सब्सिडरी ऑफ सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आप समझ लो। तो इसका मतलब स्ट्रेट एंड सिंपल ये है कि सोनी जी के बिजनेस को एक्वायर कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। BOB आउटलुक, जो फिच रेटिंग है इन्होंने BOB एंड इसके सब्सिडरी बैंक BOB न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड लिमिटेड लॉन्ग टर्म इशूअर ड्राफ्ट डिफॉल्टिंग IDR एट BBB, ठीक है। तो IDR को रेट किया गया है स्टेबल, को बोला गया है आउटलुक, और ये क्या है, रेटिंग BBB। तो ये आपको याद रख लेना है। विद दिस शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज वो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। तो अभी देखो आपको, आप जिन लोगों ने IBPS RRB मेंस दिया है, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, वहां पे कॉटन के बारे में पूछा गया था, राइट। तो ऐसा सवाल बन सकता है क्योंकि ये जो हेडलाइन मैंने लिखा ना, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, ये एग्जैक्टली सेम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब PIB में। सो सवाल ना यही से बनता है व्हेन यू आर गिविंग बैंक PO एग्जाम्स एंड ऑल। बट हाँ, अगर आप RBI NABARD जैसे एग्जाम दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है क्योंकि वहां डिस्क्रिप्टिव भी है। बट अगर आप नॉर्मल एग्जाम्स दे रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स जो अभी SBI PO वगैरह है, वहां पे आप इतना जान लोगे ना कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर है, तो ऑलमोस्ट इनफ है। अब इसको कुछ डेटा से आप कोरिलेट कर लो। अगर हम शुगर एक्सपोर्ट वाइज देखें लाख मेट्रिक टन, तो ये 17-18 में 6.2 था, जो बढ़ते 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 आज के दिन में कहा 110 लाख मेट्रिक टन हो गया है। ठीक है, पिछले साल ये कितना था, 70 था। तो ऑब्वियसली ये प्रोविजनल डेटा है, बट ये प्रोविजनल तो रियल के नियर ही रहेगा, या तो थोड़ा सा इससे ज्यादा रहेगा नहीं तो थोड़ा सा कम रहेगा। सो प्लस माइनस आप 10% पकड़ के भी चलोगे तो ये 2021 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ये तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो आप बैंक PO के लिए इतना जान लोगे, दैट्स इनफ। बट यस, लेट्स मूव फॉरदर एंड लेट्स नो ए बिट डीपर इनटू दिस। अगर हम हाईलाइट की बात करें तो ये अक्टूबर से सितंबर के बीच में अराउंड 5000 लाख मेट्रिक टन शुगर कन प्रोड्यूस होगा कंट्री में, और जिसका 3574 लाख मेट्रिक टन ये चला जाएगा शुगर मिल में टू प्रोड्यूस द सुक्रोज। और ये सुक्रोज से क्या बनता है, शुगर बनता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा, जो बाकी बच गया ना वो सारा जाएगा एथेनॉल में। तो अगर हम एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें तो 17-18 में ये 3 लाख मेट्रिक टन जाता था, आज के दिन में बढ़ के ये 35 मेट्रिक टन चला आ रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज हमने कवर किया था, उस पर भी हमने बोला था कि शुगर इंडस्ट्री में शुगर फार्मर्स को, शुगर मिल ओनर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वंस एथेनॉल इज पिक्ड अप। मतलब हाँ, ये रिलेट आप कर सकते हो पेट्रोल के साथ भी। अभी पेट्रोल में कितना ब्लेंड किया जाता है एथेनॉल, 10%। ठीक है, तो ये जो ब्लेंडिंग है ये आगे चल के बढ़ाया जाएगा। अब ये गवर्नमेंट कब बढ़ाती है, ये गवर्नमेंट जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है इनको बोल के, बिकॉज उनको इंजन में चेंजेस करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो एथेनॉल ये बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ लेना है। बट हाँ, इतने टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, आपको इतना समझना है कि एथेनॉल से होता क्या है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग में काम आता है, पहला चीज। दूसरा चीज, गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू पुट ऑटोमोबाइल कंपनीज इनटू इनोवेशन। मतलब ये स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है श्री नितिन गडकरी, ये उनका बहुत बार स्टेटमेंट आ चुका है, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, कि he is asking automobile company to make an engine which can run completely on ethanol.
तो अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो ये आपको सोच लेना है कि इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वी हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, एंड शुगर केन से एथनॉल बनता है। तो देखो एथनॉल ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर केन से बनता है, ग्रेन से भी बन सकता है। बट यस, ग्रेन्स में हम तो ग्रेन्स खुद ही मतलब जो बनाते हैं उसके बाद भी हम अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली मोजाम्बिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको समझना है। बट याद आपको क्या रख लेना है कि शुगर में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, विच कंट्री? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ECLGS अपडेट। तो देखो स्क्रीन पे आपका बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं स्ट्रेट एंड सिंपल आपको बताऊं तो ये न्यूज क्या है। ये न्यूज है रिलेटेड टू एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर को एक परेशानी होता है, हमेशा से होता चला आ रहा है, वो है एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का। मतलब प्लेन्स कैसे चलती है, एविएशन फ्यूल से चलती है। तो एविएशन फ्यूल्स का जो प्राइस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सचेंज रेट पे, वो फिक्स नहीं है, वो हर दिन चेंज होता है। तो हर दिन चेंज होने की वजह से ये जो वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी की वजह से उनका जो प्लानिंग है ना, ये एग्जैक्ट कभी बैठता ही नहीं है। तो उनको कई बार, फॉर एग्जांपल अभी जो रुपीस है वो 81 रुपीस पे है, बट ऑयल तो हम डॉलर में खरीदते हैं, सो इन दैट सेंस उनसे रुपीस ज्यादा जा रहा है, एंड जो इंडियन कैरियर्स है वो तो रुपीस में कमा रहे। सो उनको ये छोटा मोटा जो परेशानी होते रहता है, उनको वर्किंग कैपिटल में हमेशा से एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा है। मतलब किसी भी एविएशन कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वर्किंग कैपिटल का। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो कैश फ्लो है उसमें उनको एक चैलेंज आता है। बाकी ओवरऑल सेक्टर में तो बहुत सारे चैलेंज है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनको अभी 100% ऑफ द डेट, मतलब उनका डेट जितना है उसका 100% ही उनको ECLGS 3.0 के अंडर में उनको फंडिंग मिलेगा। ठीक है, वो पैसा उठा सकते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 1500 करोड़। अब मान के चलो किसी का 1600 करोड़ डेट है, ठीक है, मान के चलते स्पाइस जेट का 1600 करोड़ डेट है, तो 1600 करोड़ डेट है तो वो 1500 ही उठा पाएंगे। मतलब 100% ऑफ द डेट है, ये एक कंडीशन है। तो दूसरा ये भी है कि 1500 करोड़, बस ये आपको समझ लेना है। पहले कितना था, ये 50% था। ठीक है, borrowers were permitted to avail 50% of their highest total fund and non fund। ठीक है, सब्जेक्ट टू 400 करोड़ पर borrower। बट राइट नाउ ये क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया 1500 करोड़, और ये परसेंटेज 50 से क्या हो गया, 100 करोड़ हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, ये जो ECLGS 3.0 ये कब तक एप्लीकेबल है, मार्च 2023 तक ये स्कीम को एप्लीकेबल करके रखा गया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सही क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज तो वो है PLI इन्वेस्टमेंट। तो ये जो PLI इन्वेस्टमेंट है ये पूरा मतलब ये हर सेक्टर्स को नहीं है। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड पे आप देख पा रहे हो ये है आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन मैन मेड फाइबर अपैरल्स। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट, तो मध्य प्रदेश इज एट द टॉप। बट अगर हम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गुजरात इज एट द टॉप विद 13 प्रोजेक्ट्स। तो MP के पास 12 है, इनके पास 13 है। बाकी सब स्टेट्स का आप देख सकते हो, मतलब 10 एंड 10 के ऊपर की बात करें तो सिर्फ 3 स्टेट्स ही है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। जैसा कि आप जानते हो गुजरात जो है इज वन ऑफ द टेक्सटाइल हब है ना, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड ऑल, वो टेक्सटाइल हब है। सो इन दैट सेंस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वहां ज्यादा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश जो एमर्जिंग है वो बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा वहां पे उन्होंने कर रखा है। सो ये जो PLI इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल, इसका दो पार्ट है। अंडर पार्ट 1 the minimum investment required is rupees 300 crore and 15% incentive will be provided on attaining required turnover in the first year। अब अंडर पार्ट 2 क्या है, the minimum investment is rupees 100 crore and 11% incentive will be provided on attaining required turnover in the first year। Additionally, the incentive will be reduced by 1 percentage point every year from second year onwards till the 5th year under both part of the schemes। तो ये आपको याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ऑब्वियसली यहाँ से तो बन ही सकता है।
यूजुअली यहां से अगर बना तो या तो आपको पूछेगा सबसे ज्यादा किसका है, तो वो मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वो गुजरात है। ठीक है, सो ये आपको याद कर लेना है। टोटल फाइनेंशियल आउटले इस सेक्टर के लिए कितना है, 10,683 करोड़। राइट, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किनको मिला है, कार्लियन आर प्रिजुटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मॉर्टन मेडल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क, एंड बैरी शापलेस, स्क्रिप्ट रिसर्च यूएसए। ये तीन देखो, मेडिसिन में एक जन को मिला, फिजिक्स में 3 लोगों ने शेयर किया, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों ने शेयर किया। ठीक है, अभी तक इतना ही सामने आया है। ठीक, तो इनको क्लिक केमिस्ट्री भी बोला जा रहा है, मतलब इनको जो मिला है ना वो क्लिक केमिस्ट्री में मिला है। अब उतने डिटेल्स में हम नहीं जाते कि व्हाट इज क्लिक केमिस्ट्री एंड ऑल, बट इज हमको नाम याद कर लेना है कि 2022 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किन लोगों को मिला है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज कि जो क्लीन यमुना को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली जल बोर्ड, इन्होंने प्रोजेक्ट 570 करोड़ का अप्रूव कर दिया है। ठीक है, सो फंड वेर एलोकेटेड इन 22-23 बजट। तो ये आपको जान लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है WHO का एक अपडेट। तो WHO के अपडेट के हिसाब से इंडिया में बना हुआ 3 कफ सिरप, ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि कंटामिनेटेड पाया गया इन गैम्बिया, जहां पे ड्यू टू दैट 66 चिल्ड्रन हैव डाइड। राइट, तो ये कंट्री आपको याद कर लेना है, मतलब कौन सी कंट्री आपको पूछ सकता है, गैम्बिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गैम्बिया कौन से कॉन्टिनेंट बिलोंग करता है, क्योंकि ये भी आपको जानना है कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्टेट न्यूज। तो इन लाइन विद दी आत्मनिर्भर भारत इंडिया, तो ये है आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम। ये ऑलमोस्ट सेम है, बट यस आपको पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर गुजरात करके कोई स्कीम आया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि इसमें आत्मनिर्भर गुजरात है तो आपको इससे समझ में ही आ जाएगा कि ये गुजरात से रिलेटेड है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्पोर्ट्स। तो 2 मोर स्केट्स ब्रोंज मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। किसको किसको मिला, भावतेश सिंह गिल एंड जारा मुदाफल। ठीक है, ये इन्होंने यूएस को हराया 5-1 से इन जूनियर मिक्स्ड स्कीट इवेंट ऑफ द शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन ओस्चेक कॉटिया। तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर्स। तो सबसे पहला है प्रोजेक्ट एट बिलासपुर। तो प्राइम मिनिस्टर ने हरियाणा के बिलासपुर में एम्स को इनॉग्रेट किया है, पहला। दूसरा, उन्होंने 500 ठीक है 3650 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने किया है। एंड पीएम इनॉग्रेट्स गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज एट बंडला। तो ये आपको याद कर लेना है। एक तो ये एम्स बिलासपुर हरियाणा में है, दूसरा क्योंकि बिलासपुर एक सिटी है छत्तीसगढ़ में भी, तो कंफ्यूजन ना हो और ऐसे ही ट्रिक किया जाता है। तो ये ट्रिक आपको भी समझ लेना है कि एम्स बिलासपुर आपको याद कर लेना है, क्योंकि एम्स बिलासपुर लिखा तो जो सेंट्रल इंडियन है ना, उनको लगेगा ये छत्तीसगढ़ का स्टेट है, मतलब छत्तीसगढ़ का सिटी है। बट जो नॉर्थ इंडियन है उनको लगेगा ये हिमाचल प्रदेश का है, बिकॉज ऑब्वियसली हम हर स्टेट के हर सिटीज को नहीं जानते हैं अनलेस इट इज वेरी मच पॉपुलर। सो आपको ये याद कर लेना है, ये जो एम्स बिलासपुर है ये हरियाणा में है, बल्कि छत्तीसगढ़ में नहीं है। दिस इज इन हरियाणा। सो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ पे है, हरियाणा एट बंडला। तो ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन एट कुवैत। तो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की 2 शिप्स कुवैत में गए हुए हैं ऑन 4 अक्टूबर 22। ये शिप पर्शियन गल्फ में दे विल गेट इन्वॉल्व इन दी ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। ठीक है, शिप का नाम क्या है ये आप देख सकते हो, इंडियन नेशनल शिप तेल सुजाता। ये 2 गया है, कोस्ट गार्ड शिप सारथी। ठीक है, मतलब टोटल 3 शिप। आई थिंक मैंने 2 बोला, तो 2 इंडियन नेवी का है, 1 कोस्ट गार्ड का, टोटल 3 शिप इंडिया से गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे,
वो है विशाल किसान सम्मेलन। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड शाकर भारती ऑर्गेनाइज विशाल किसान सम्मेलन ओवर 200 फार्मर्स इन सोनीपत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो भी कुछ वन लाइनर्स है। WTO ऑन ग्लोबल ट्रेड। सो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 1% का गिरावट आएगा फ्रॉम 3.4%, मतलब वो 2.4% हो जाएगा। सो सीधा सीधा इसका इफेक्ट इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ईयर, बट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, तो वो तो हम आगे ही देखेंगे। बट यस, WTO ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो होगा। सो यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन, सो वो भी आगे ही समझ में आएगा। नेक्स्ट हम विद दिस रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। सो शुरू करते हैं हमारा पहला न्यूज जो कि है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो ये जो न्यूज है आपको मार्च महीने से हर मंथ में आपको मिल रहा है। तो देखो इसको आप याद कर लो, जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना, इन्होंने बोला था कि 2022-23 में ये फाइनेंशियल ईयर में टोटल 86,201 करोड़ टोटल 14 स्टेट्स को मिलेगा। अब ये 14 स्टेट्स कौन है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ये 14 स्टेट। तो देखो ये तो हर मंथ में आता है, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा, नहीं हो गया तो अब कर लो। तो ये जो 86,201 करोड़ ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है इन 14 राज्यों को, लेकिन एक साथ नहीं देना है, 12 इक्वल मंथली स्टेटमेंट, मतलब मंथली EMI सिस्टम आप समझ लो। ठीक है, हर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पे करके ये अमाउंट को पूरे साल भर में पूरा कर देगा। तो इस मंथ उन्होंने 7,183.42 करोड़ रिलीज किया है टू दिस 14 स्टेट्स। अब किसको कितना मिला है उतना डिटेल हमको नहीं जानना है। तो ये 86,201 में अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50,283.92 करोड़ ऑलरेडी दे चुका है। बाकी आप माइनस कर लो, इतना अमाउंट देना है। अब ये अमाउंट क्यों दिया जा रहा है, ये अमाउंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक टोटल पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, मतलब पोस्ट डेवोल्यूशन के बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसका ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को दे रहा है। दिस इज ग्रांट, राइट, नॉट ए लोन। ये कभी स्टेट्स को वापस नहीं करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, एलिजिबिलिटी कैसे डिफाइन होता है, एलिजिबिलिटी डिफाइन हुआ है टू रिसीव दिस ग्रांट एंड द क्वांटम ऑफ ग्रांट फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 22-25 25 टू 26, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये चलेगा। was decided by the 15th Finance Commission based on the gap between the assessment of revenue and expenditure of the state after taking excess devolution during this period। मतलब देखो स्टेट का खुद का भी इनकम है और खुद का पॉपुलेशन है और खुद के खर्चे हैं। बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कितना वो खर्चा करते हैं, तो जो डेफिसिट क्रिएट होता है वो डेफिसिट को सेंट्रल गवर्नमेंट फुल कर रहा है। ठीक है, बाकी जो डेफिसिट वो करते हैं वो डेफिसिट के लिए वो तो जो अलग से रहता है, बोरोइंग्स एंड ऑल, वो स्टेट तो अलग अलग टाइम पे करता ही है, बट ये ग्रांट्स उनको रेवेन्यू वाले पार्ट पे मिलता है। ठीक है, ये अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा चीज भी आप याद कर लो। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ग्रोथ आउटलुक। तो देखो हाल ही के दिनों में, मतलब जो वर्ल्ड बैंक की MD है, राइट, इन्होंने ये बोला कि जो इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये कम हो जाएगा, मतलब ग्रोथ प्रोजेक्शन को उन्होंने कम कर दिया बाय 6.5%। पहले उन्होंने क्या बोला था, पहले उन्होंने बोला था 7.5%, अभी उन्होंने कम कर दिया 6.5। तो इसका रीजन स्ट्रेट एंड सिंपल है, जो Q1 का टारगेट है वो हमने मिस किया, राइट, वो एज ए कंट्री हमने मिस किया, जिस वजह से आप देखो ये जितने सारे अलग अलग एजेंसीज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, RBI, OEDC, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, ये सब ने चेंज किया हुआ है। पहले उन्होंने इतना बोला था, आज के दिन में इतना है। तो इस चीज को आप याद कर लो, स्पेशली ADB, RBI, OEDC, वर्ल्ड बैंक, मतलब ये तो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज हो गए। अगर हम फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो दिस आर दी वेरी क्रेडिबल रेटिंग एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इनका भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको जान लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सेबी ने किसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया। देखो इंडिया में टोटल कितने CRS हैं, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज, टोटल है ना 7 क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी है। वो 7 में से एक है ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया, इनका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल क्यों किया, क्योंकि इनमें कुछ लैब्स चल रहा था, इरेगुलरिटीज चल रहा था डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज, इसलिए इनको
ये कर दिया गया। तो इनको टाइमलाइन दिया गया, मतलब ब्रिक वर्क को टाइमलाइन दिया गया कि अपने ऑपरेशंस को 6 मंथ्स के अंदर में बंद कर दे और अपने हर क्लाइंट को इसके बारे में बता दे कि हम 6 महीने में अपना धंधा बंद कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिक बैंक जो है कोई भी नया क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता या कोई फ्रेश मैंडेट मतलब फ्रेश रेटिंग्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ब्रिक वर्क ने अब तक जिनको रेट किया है उनको अभी दूसरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाना होगा। तो यहाँ पे न्यूज खत्म नहीं होता है। अगर आप कोई भी दूसरे बैंकिंग या आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना जान लो तो काफी है, राइट। बट अगर आप सेबी ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर न्यूज को आपको और डिटेल में समझना होगा। सो आप वहां पे देख सकते हो। बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए ये बेसिक्स इतना रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड न्यूज। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, ठीक है, कनाडा, यूएसए एंड यूके ने एक रेजोल्यूशन लाया था बिकॉज दे वांट टू डिस्कस द alleged abuses in China Xinjiang region। मतलब abuse मतलब इनके ऊपर आरोप ये है चाइनीज के ऊपर कि चाइनीज अपने जिंजियांग प्रोविंस में जो उलियर मुस्लिम्स है इनको फोर्स्ड लेबर, मतलब इनको एक है ना कटघरे टाइप की जगह में रखते हैं, इनके पास कोई राइट्स नहीं है, इनको फोर्स्ड लेबर है ना और अलग अलग चीज करवाया जाता है। मतलब एग्जैक्टली क्या है ये दुनिया में किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, राइट। ये एलिगेशन है, मतलब व्हाट इज द ट्रुथ नो वन नोस। तो ये ट्रुथ को बाहर लाने के लिए दे हैव बॉट ए रेजोल्यूशन की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पे इसका डिस्कशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे चाइनीज वालों ने एक्चुअली कुछ कंट्रीज को धमकी दे दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है आज आप हमारे ऊपर डिस्कशन कर रहे हो करो, लेकिन कल हम आपके सबके डेटा को बाहर लेके आएंगे। मतलब देखो दुनिया में हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज हैं एंड उनके साथ कुछ ना कुछ गलत तो होता है बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है बट होता है। तो चाइना ने ऐसा बोला जिसके चलते जो है ना इंडिया है, मतलब जिसके चलते नहीं, इंडिया एब्सटेन किया वोटिंग से, इंडिया के साथ साथ ब्राजील किया और ऐसे अलग अलग देश है ना, ब्राजील किया, उसके बाद मेक्सिको किया। तो ऐसे 8-10 जो बड़े बड़े देश हैं इन्होंने एब्सटेन कर दिया। मतलब ये फेवर में भी नहीं है, ये अगेंस्ट में भी नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये आपको जान लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नोबेल प्राइज, ठीक है। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में किनको मिला? एनी इनरक्स। तो ये एक फ्रेंच ऑथर है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर्स। तो सबसे पहला है आपका नेशनल लोक अदालत जो कि 12 नवंबर 2022 को होगा। कंट्री में समवेयर अराउंड है ना 6,07,000 के आसपास जो कंज्यूमर केस है वो पेंडिंग है। ये नेशनल लोक अदालत के थ्रू इसको डिस्पोज या सेटल ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ असेंबली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फिफ्थ असेंबली है वो 17 से 20 अक्टूबर के बीच में होगा। हमारे तरफ से आर.के. सिंह विल प्रिसाइड ओवर द असेंबली एंड टोटल 109 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस पे क्या डिस्कशन होगा, क्या होता है नहीं होता है, ये तो हम 20 अक्टूबर के बाद ही बता पाएंगे, बट यस डेट्स आर हियर। नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छता सारथी समारोह, ठीक है। स्वच्छता सारथी फेलोशिप अक्रॉस दी कंट्री अटेंडेड स्वच्छता सारथी समारोह 2022। तो ये 2 दिन था। कहाँ पे हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली पे हुआ। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आईआईटी दिल्ली में हुआ ये। अब कुछ नेक्स्ट एक वन लाइनर बच जाता है, उसको हम देखते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो देखो ये एक रीजनल न्यूज है बट ऑल्दो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो इसीलिए इसको आपको रीजन से बाहर भी जानना है। मतलब ये रीजनल मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये न्यू दिल्ली के 2 हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत क्या क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पे एक पेशेंट एक क्यूआर कोड को स्कैन करके डॉक्टर्स को की अथॉरिटीज को अपना पूरा डिटेल्स दे सकता है, ठीक है। तो ये अभी न्यू दिल्ली से पायलट हुआ है, तो हो सकता है ये देश में और भी जगह आए, बट अभी तक ऐसा कुछ न्यूज पे नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ये कहाँ पे शुरू हुआ? न्यू दिल्ली पे। एग्जैक्टली मतलब हॉस्पिटल्स का नाम है ना, आपको याद नहीं रखना है। हमारा सबसे पहला न्यूज वो है चीता टास्क फोर्स। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले नाम्बिया से 92 करोड़ रुपए खर्च करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीता लेके कहां पे आया है? 17 सितंबर को उनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, राइट। सो अभी उनको सिर्फ छोड़ दे तो नहीं होगा ना,
उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन को कैसे बढ़े वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद उनको कैसे कूनो नेशनल पार्क से रिलोकेट पूरे देश भर के टाइगर रिजर्व में कर सके। सो ये सारा काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीता टास्क फोर्स बनाया। ठीक है, तो देखो एज सच चीता टास्क फोर्स में ये जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में किसी को भी चेयरमैन नहीं बोला गया। सो इन दैट सेंस मतलब यहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते कि चेयरमैन कौन है। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म के हैं, मतलब ये दोनों तो सेम लेवल के अधिकारी हैं, एक फॉरेस्ट के हैं एक टूरिज्म के हैं। बट क्योंकि इनका नाम पहले लिखा गया है और यहाँ पे देखो कोई नाम नहीं है, मतलब जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट बनेगा वो ही, मतलब वो यहाँ पे टास्क फोर्स में आ जाएगा। सो इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसीलिए किसी का डायरेक्टली नाम नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का नाम जरूर है, जैसे श्री आलोक कुमार, रिटायर्ड प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मध्य प्रदेश, डॉक्टर अमित मल्लिक, इंस्पेक्टर जनरल एनटीसीए न्यू दिल्ली, डॉक्टर विष्णुप्रिया, साइंटिस्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोगों का नाम है, बट किसी को भी यहाँ पे चेयरमैन नहीं बोला गया है, तो ये चीजें आप नोट करो। देन इसको क्यों किया गया है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ये जो टास्क फोर्स है ये 2 साल के लिए बनाया गया है। द टास्क फोर्स में अपॉइंट ए सब कमिटी टू रेगुलरली विजिट द चीता एंड प्रोडक्शन एरिया एज एंड व्हेन डिसाइडेड बाय देम। मतलब स्ट्रेट एंड सिंपल इस टास्क फोर्स से काम क्या होगा कि जब इनके कब्स पैदा होंगे कूनो नेशनल पार्क में, इनकी जब आबादी बढ़ेगी तो इनको कैसे रिलोकेट किया जाए देश के बाकी दूसरों जगह पे। ठीक है, तो उसके रिलेटेड ये टास्क फोर्स है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्कशॉप ऑन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। तो देखो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ठीक है, तो इन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क का वर्कशॉप किया है, जिसमें सब तरीके के जो रिलेटेड लोग हैं ना वो पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। अब वो कौन लोग हैं, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उतना डिटेल हमको नहीं जानना है, एंड एग्जैक्टली उतना डिटेल पीआईबी में भी नहीं है। देन responsibility of stakeholders on the implementation of school safety guidelines with reference to psychosocial aspect। तो देखो इसके एक बैकग्राउंड को समझते हैं, why this is required। क्योंकि कई बार क्या होता है ना स्कूल में बच्चे, मतलब इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द गर्ल चाइल्ड, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड राइट। मतलब हाँ, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो हो सकता है कि जो गर्ल चाइल्ड है, जो छोटे मतलब लड़कियां हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज कई बार छोटे बच्चों पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। सो एंड ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड ऐसे है कि जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं या मान के चलो थोड़ा सा मोटे होते हैं तो उनको बुली किया जाता है। सो कहीं ना कहीं उनके राइट्स को इफेक्ट करता है, उनके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, साइको सोशल एस्पेक्ट, मतलब ये बच्चे जब बड़े होते हैं ना, सो दे डेवलप ए डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट टुवर्ड द सोसाइटी, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट द काइंड ऑफ यू नो मतलब उनको जिस तरीके का बिहेवियर मिलता है, जिस वजह से उनको एक अलग ही सोशल साइको मतलब साइको सोशल माइंड वो डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है ये उसी चीज को एड्रेस करता है, दैट देयर शुड बी समवन हु इज अकाउंटेबल, राइट। Responsibility of stakeholder on implementation of school safety guidelines with reference to psychosocial aspects। I hope अभी आपको क्लियर हो गया है। Then the workshop was organized on occasion of World Mental Health Week 2022। ठीक है, तो देखो जो मेंटल इशू है ना, हम बोलते हैं तो एक तो ये है कि कुछ चीज मतलब डिफिशियंसी बर्थ से होता है, दैट इज ए फैक्ट। बट कई बार एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो मेंटल इशू है छोटे बच्चों में, हु जो इन लोगों मतलब जो इस चीज का शिकार है, ये बर्थ से इनका डिफिशियंसी नहीं है, ये कोई ना कोई इंसिडेंट स्कूल पे होता है, या वो बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं मतलब अपने क्लोज कॉन्टेक्ट से बाहर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माता पिता या सिबलिंग्स इनके बाहर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बुली का शिकार होते हैं, नहीं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। तो ये सारा चीज की वजह से ना दिस टेक ए टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्कशॉप ऑन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। एक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। सो इसमें हर तरीके के लोग होंगे, मतलब इसमें पार्टिसिपेशन स्कूल लेवल से शुरू होगा एंड टिल दी यूनियन गवर्नमेंट लेवल तक, राइट। पहला चीज
दूसरा चीज, अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है हमको उतने डिटेल में नहीं जाना है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल वर्कशॉप was to give orientation on the matter of school safety security, to review the accountability fixed of the concerned authority and stakeholders in this regard। ठीक है, ये जो स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ही अलग अलग लेवल पे लोग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा मान के चलते हैं, मतलब ये पीआईबी में नहीं है, बट व्हाट आई कैन थिंक ऑफ स्टेक होल्डर की अगर हम बात करें तो हो सकता है स्कूल लेवल पे कोई टीचर असाइन किया जाएगा, है ना, फॉर गर्ल चाइल्ड, और प्रोबेबली ये सीनियर टीचर, लेडी टीचर, उनको असाइन किया जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है LIC सेंटर टू सेल 60.7% स्टेक। तो जैसा कि आपको पता है कि IDBI बैंक में, IDBI बैंक पहले था नेशनलाइज्ड बैंक, उसके बाद इसको इस सॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइज किया गया। मतलब देखो, जब LIC इज ए नेशनलाइज्ड कंपनी, ठीक है, बट LIC मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन गया, तो वो कहीं ना कहीं दैट इज ए स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। मतलब वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर नहीं रहा। अगर हम LIC की बात करें तो LIC और गवर्नमेंट टोटल 70% से भी ज्यादा होल्ड करते हैं IDBI बैंक में। बट राइट नाउ, एज ऑफ द a notification by the Ministry of Finance, तो ये है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे इनवाइटेड इनिशियल बिड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन IDBI बैंक टू सेल जॉइंटली विद द LIC 60.7% इन द बैंक। मतलब 60.7% बैंक से ये ऑफलोड कर देंगे, इनका ओनरशिप को छोड़ देंगे। मींस IDBI इज हेडिंग टुवर्ड्स कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, ये आप समझ लो। ठीक है, हाइलाइट्स की बात करें तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? मतलब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को दिया है कि आओ आप आके इंटरेस्ट दिखाओ, बेस्ड ऑन दैट आगे का काम होगा। ठीक है, विच ओन्स 49%। LIC आज के दिन में 49.2% ओन करता है IDBI में, उसको वो काट के 19% कर देगा। मतलब कुछ 30.48% सेल करेगा, बाकी तो उसके पास रहेगा। While the government will reduce its shareholders to 15% from 45.5%। तो 45% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करता है, वो 15% पे, मतलब स्ट्रेट अवे 30.5% यहाँ पे सेल कर देगा एट प्रेजेंट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है CGSS फ्रेमवर्क। ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। इसके फ्रेमवर्क को हम समझते हैं, तो इसके फ्रेमवर्क में थोड़ा सा ट्विक किया गया है। ठीक है, नोटिफाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा कि स्टार्टअप्स को कोलेटरल फ्री डेट फंडिंग मिलेगा अप टू ₹10 करोड़ फॉर स्टार्टअप एक्सटेंडेड बाय कमर्शियल बैंक, NBFC एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके साथ जो रजिस्टर्ड EIF है, ऑल इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इनके थ्रू 10 करोड़ रुपए इनको मिलेगा। अब ये 10 करोड़ रुपए ऐसा नहीं है कि सबको मिलेगा, मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट, अगर 80% है तो क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 3 करोड़ मिलेगा, अगर 75% है 3 से 5 करोड़, अगर 65% है तो 5 से 10 करोड़। The scheme earlier envisaged as a part of Startup India Action Plan was proposed to have a corpus of 2000 करोड़। तो पहले ये सेम चीज स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अंडर में था, जिसका कॉर्पस था 2000 करोड़, लेकिन अभी ये नए नोटिफिकेशन से कोई कॉर्पस अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो हाई चांस ये है कि आपको ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्हाट इज द कॉर्पस अर्लियर विच इज 0 नाउ। ठीक है, मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बिकॉज कुछ चीज पहले था अभी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनर ना इसी एरिया पे आके टेस्ट करता है आपके स्मार्टनेस को। सो आप भी स्मार्ट बनो, ऐसी चीजों को पकड़ो, रिवाइज करो और एग्जाम पे आंसर करके आओ। देन अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड है द गवर्नमेंट सेटअप फंड फॉर स्टार्टअप इन 16 with a corpus of 10,000 crore to increase the capital availability as well as to catalyze the private investment for startup। तो ये शुरू 2016 में हुआ। ठीक है, होपफुली इसके बाद भी कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क आएगा,
बट यस दिस इज अगेन ए स्टेप टू रिवाइव दो स्टार्टअप्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई अनवील्स डिजिटल रूपी। तो देखो ये एक पायलट लॉन्च है और ये अभी तक लॉन्च हुआ नहीं, ये होगा, राइट। तो इसके जस्ट एक वर्किंग पेपर आरबीआई ने बाहर लाया है, जिसको हम यहाँ पे डीप डिस्कस इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज ये अभी तक आया नहीं है, ये सून पे होगा। बट यस इसके डिटेल्स आपको आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड एग्जाम के लिए एंड सेबी के लिए, कुछ हद तक सेबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट आरबीआई नबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट वी विल ब्रिंग ए सेपरेट वीडियो, राइट। बट बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए दिस मच इज इनफ। और बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए जब ये लॉन्च हो जाएगा ना, तब जो डिटेल्स आएगा तब वो उसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी ये सून फेस में है, मतलब अभी तक आरबीआई ने किया नहीं है। आरबीआई ने सिर्फ बोला है कि हम करेंगे और एक फ्रेमवर्क बाहर लाया है, तो उसको हम डीप में बैंकिंग एग्जाम्स के लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर्स। तो सबसे पहला है अरण्या। व्हाट इज अरण्या? तो देखो ये जो दिल्ली कस्टम्स है, इन्होंने स्वच्छ भारत एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ हेरिटेज को इनोग्रेट किया है। एक मतलब सेकेंड फ्लोर, इनका जो ऑफिस है इसके सेकेंड फ्लोर में बहुत सारा पिक्चर लगाया है, एंड जो गैलरी है वो गैलरी का नाम दिया अरण्या। द रीजन बीइंग जो कस्टम ऑफिसर्स है ये अक्रॉस द इंडिया, है ना, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो क्राइम है उनको रोकने का ये काम किया है। So that's why they have dedicated their second floor gallery to the wildlife and they have named it as Aranya. Next है Conference on Industry 4.0 Challenges Ahead and Way Forward। तो ये आपको नाम याद रख लेना है। इसको मतलब इसको इनॉग्रेट कौन किया? यूनियन मिनिस्टर फॉर हेवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने किया है। कहाँ पे? केवडिया, गुजरात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, ईएफटी पैनल। ईएफटी पैनल में A. Balasubramaniam and Radhika Gupta, they have been re-elected as the chairman and vice chairperson of the Association of Mutual Funds in India, AMFI. Sandeep Sikka has been re-elected as the chairman of EFT committee and Radhika Gupta as the chairman of committee on operations, compliance and risks. तो ये सेकंड वाले लाइन को हम भूल भी गए तो दैट्स फाइन, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना है। बट यस ए बालासुब्रमण्यम एंड राधिका गुप्ता, ये दोनों री इलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये हमको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ वन लाइनर। तो यहाँ पे है एमओयू बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इन्होंने साइन किया हुआ है एमओयू किसके साथ? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जापान का, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके साथ। क्यों? टू प्रोमोट इंस्टीट्यूट रिसर्च एक्टिविटीज बोथ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेज। The MOU will enable both countries to promote research collaboration and building capacities in the field of Indian Ayurveda system and traditional medicine. I hope ये आपको क्लियर हो गया। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की बात करें तो देखो वो कई सारे अलग अलग कंट्री एंड अलग अलग कंट्रीज के इंस्टीट्यूट के साथ ऑलरेडी MOU पे है, जो कि मैंने अभी मार्क किया है। इसको आप एक दो बार पढ़ लो तो आपको ध्यान में आ रहेगा। देन नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, MOU बिटवीन BIS एंड सर्टिफिकेशन काउंसिल। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इन्होंने MOU साइन किया सर्टिफिकेट काउंसिल इंडिया के साथ फॉर टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो सिंपल सा बात है, BIS का काम भी यही है कि जो प्रोडक्ट बाहर आएगा, मतलब मैन्युफैक्चर होके आएगा, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, और सर्टिफिकेशन काउंसिल उसको सर्टिफाई करेगा। तो दोनों ने MOU किया है फॉर द सेम रीजन, सो दैट जो बाहर जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो क्वालिटी हो उस पे। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे साइबर जागरूकता दिवस। तो इसको किसने मनाया? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA ऑब्जर्व दिस साइबर जागरूकता दिवस yesterday टू क्रिएट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस अमॉन्ग ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल इसको आप देख लो एक बार। देन आगे बढ़ते हैं, अगर हम फॉरेन रिजर्व की बात करें RBI का, तो फॉरेन रिजर्व जो है वो फिर से कम हो गया। लास्ट वीक में 537 बिलियन के आसपास था, अभी 532.66 बिलियन के आसपास है।
ठीक है, ये सितंबर 30 तक का डेटा है। एंड द रीजन हियर इज अगेन आरबीआई इज डिफेंडिंग रुपीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। रुपी आज के दिन में 82 प्लस पे है। द रीजन इज जो फेडरल रिजर्व के कुछ ऑफिसर्स हैं, दे हैव टोल्ड द मीडिया दैट अगेन इन द कमिंग फ्यू मंथ्स द फेडरल रिजर्व इज लुकिंग टू हाइक द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, क्योंकि यूएस में भी इन्फ्लेशन का हाल खराब, इन्फ्लेशन से हाल खराब है, तो होपफुली वहां की भी सेंट्रल बैंक जो है यूएस फेडरल रिजर्व वो भी अपना प्राइस को हाइक करे। तो शायद फिर से प्राइस हाइक करने से ये रुपी जो है ना, ये फिर से थोड़ा वोलेटाइल रहेगा एंड ये और डिप्रिशिएट हो जाएगा इन अगेंस्ट ऑफ डॉलर। एंड आरबीआई उसको डिफेंड कई दिनों से कर रहा है, जिस वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व है जो 600 बिलियन प्लस था वो कम होते होते आज के दिन में 532.66 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियनाइजेशन ऑफ 72 आइटम्स, तो देखो ये डिफेंस से रिलेटेड है। मतलब इफ यू रिमेंबर, आज से कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में टोटल 214 आइटम, राइट, 214 आइटम दो लिस्ट में अलग अलग निकाला था। फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट में उन्होंने बोला था कि ये सारे आइटम जो है ये इंपोर्ट नहीं होंगे, इनको इंडियनाइज मतलब इंडिया में ही इनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आत्मनिर्भर भारत है वो फास्ट ट्रैक काम किया है एंड 72 आइटम इज ऑलरेडी इंडियनाइज्ड। मतलब ये 72 आइटम अब हमारे देश के अंदर ही बन रहा है एंड इसका जो टाइमलाइन दिया गया था वो दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 दिया गया था, और कुछ का तो दिसंबर 2025 दिया गया था। तो इतने बड़े टाइमलाइन या डेडलाइन होने के पहले ही इसको हमने अचीव कर लिया, राइट। अब इसमें से बचा कितना, 142 आइटम, जिसका टाइम फ्रेम है दिसंबर 2022 तक ये हो जाएगा। मतलब इस यहाँ पे काम बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। विद दिस अनफोल्ड योर potential with IXMB. Let's meet again tomorrow morning. Till then, all the best and prepare 50% faster with IXMB.